नेक्स्ट है हमारा इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स क्या है? इक्विटी शेयर्स और ऑर्डिनरी शेयर्स आर दोज शेयर्स which do not get any special right in the manner of distribution of dividend or in the distribution of assets in the case of winding up of the company। ठीक है, जिन्हें कोई स्पेशल राइट नहीं दिया जाता है, इक्विटी शेयर्स जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा कोई स्पेशल राइट नहीं दिया जाता है इन द मैटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, जो प्रॉफिट होता है उसके डिस्ट्रीब्यूशन में, और या फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है एसेट्स के, उनके रिस्पेक्ट में इन्हें बहुत ज़्यादा जो है कोई स्पेशल राइट नहीं मिलता है इन द केस ऑफ विंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी बट दे गेट इंटायर लेफ्ट आउट डिविडेंड ओनली आफ्टर द डिविडेंड इज पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? ये रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, पर इनको जो है वो डिविडेंड नहीं मिलता है। सबसे पहले जो डिविडेंड जो प्रेफरेंस दिया जाता है वो किन्हें दिया जाता है? वो दिया जाता है जो हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उन्हें। दे मे नॉट गेट एनी डिविडेंड इफ देयर इज नो प्रॉफिट। ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं हो रही है कंपनी को तो उन्हें किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं मिलेगा। Similarly, at the time of winding up of the company, the equity shareholders can get the capital back only after every claim, including that of preference shareholders, has been settled। मतलब winding up का मतलब क्या होता है कि अगर कंपनी बंद होने के कगार पर आ चुकी है तो सबसे पहले जो है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनके डिविडेंड्स दिए जाते हैं, और अगर वो कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाए, वो बंद होने के कगार पे है, तो उन्हें जो है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन्हें किसी भी तरह का पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, और तभी इन्हें पैसा मिल पाता है, इनका पैसा इन्हें वापस मिल पाता है। इन्होंने अगर पैसा लगाया है कंपनी पे, स्टार्टिंग में उसमें पैसा दिया है, तो इन्हें तभी वो कैपिटल वापस मिल पाता है जबकि सारे क्लेम जो हैं वो सेटल्ड आउट हो जाते हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के द्वारा। These shareholders have higher risk of loss of their capital if the company shows loss, but at the same time they can get higher dividend if the company earns higher profits। ठीक है, इसमें रिस्क होता है, रिस्क पे ये काम करते हैं, क्योंकि अगर कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो इनको भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा, अगर कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस होगा तो साथ में इनको भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो दोनों तरह से है कि अगर प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है तो इन्हें भी प्रॉफिट ज़्यादा होगा, और लॉस हो रहा है तो इन्हें भी लॉस ज़्यादा होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव वोटिंग राइट, therefore they can elect directors who will look after the affairs of the company। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये राइट होता है कि वो जो है उस कंपनी के लिए डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, एलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, द कैपिटल रेज्ड फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स इज आइडियल फॉर मीटिंग द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक है, जो शेयर से जो कैपिटल आता है वो कंपनी को काफ़ी लंबे तौर पर, काफ़ी लंबे उस पर, मतलब कि आप जो कंपनी है वो काफ़ी लंबे तौर पर काम कर सकती है। बिकॉज इट इज़ नॉट टू बी पेड बैक टू द शेयर होल्डर्स विद इन द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। दिस कैपिटल इज ऑल्सो यूज फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। Shares can be repurchased or resold in the share market, stock market or stock exchange situated at big cities like Delhi, Bombay, Calcutta, Chandigarh, etc। ठीक है, जो शेयर्स है उनको रीपरचेज भी किया जा सकता है, या मतलब कि फिर से खरीदा भी जा सकता है, और उन्हें जो शेयर्स है वो कोई अगर आदमी चाहे, कोई जो जिस पर्सन ने शेयर खरीदा वो किसी दूसरे पर्सन को वो शेयर बेच भी सकता है। ठीक है, इन द शेयर मार्केट या फिर किसी शेयर मार्केट में, शेयर स्टॉक मार्केट में, या फिर स्टॉक एक्सचेंज, जो कि बहुत बड़े बड़े सिटीज़ में सिचुएटेड है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई और कलकत्ता और चंडीगढ़। इशूज़ ऑफ डिवेंचर
अब डिवेंचर का क्या इशू है? पहला जो हमने इशू पढ़ा वो अभी तक क्या था? इशू ऑफ शेयर्स। अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। A debenture may be defined as a document issued under the seal of the company in token of acknowledgement of debt due to the company। ठीक है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि इशू होते हैं जिस पर कंपनी की सील लगी होती है, इन टोकन ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेब्ट ड्यू टू द कंपनी। According to Evelyn Thomas, debenture is a document under the company seal which provides for the payment of the principal sum and interest thereon at regular intervals within which is usually recorded by a fixed or floating charge on the company's property or undertaking and which acknowledges a loan to the company. The debentures are usually issued to the public in the form of bonds of rupees 100, rupees 200, rupees 500, rupees 1000 of face value. The terms and conditions for the issue of debentures are generally mentioned on the back of the debenture certificate, which gives different rights to the debenture holders. The debentures carry a fixed rate of interest which has to be paid whether the company makes any profit or not. However, a debenture holder does not have any voting right and therefore cannot exercise any control over the affairs of the company. Like shares, debentures can also be repurchased or resold in the share market. अब C जो है वो है plugging back of profits of reinvestment of earning. It is policy of certain managements that they do not distribute whole of the profit to its shareholders, but retain certain amount of profit to be utilized for modernization and expansion programs and for meeting the fixed or working capital needs of the company. कहने का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है, ठीक है, उसकी पॉलिसी होती है कि जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है वो ऐसा नहीं करता कि वो शेयर होल्डर्स को ही सारा का सारा प्रॉफिट दे देता है, पर वो कुछ प्रॉफिट बचा के भी रखता है फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ मॉडर्नाइजेशन, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें और भी मॉडर्नाइजेशन कर सके और एक्सपेंशन प्रोग्राम्स चला सके। ठीक है, एंड और साथ में फॉर मीटिंग द फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल नीड्स ऑफ द कंपनी। This type of financing is known as internal financing or self-financing because the financial needs of the company are met with from internal sources. अब जो है नेक्स्ट हम आते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम और क्या कहते हैं? बोरोड कैपिटल कहते हैं। ठीक है, फाइनेंस कैन बी रेज्ड फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सटर्नल सोर्सेज। फर्स्ट इज डिबेंचर्स, second is public deposits, third is commercial banks, fourth is financial institution, fifth is trade credit. डिबेंचर्स, पहला जो है डिबेंचर्स, हम लोग जो अभी पहले भी पढ़ चुके हैं डिबेंचर के बारे में। ठीक है, क्योंकि फाइनेंस उससे भी पढ़ता है, तो डिबेंचर के बारे में हमने क्या पढ़ा था एक बार फिर से देख लेते हैं। A debenture may be defined as a document issued under the seal of the company in token of acknowledgement of debt due to company. ठीक है, debenture is a document under the company seal which provides for the payment of the principal sum and interest thereon at regular interval, which is usually recorded by a fixed or floating charge on the company's property or undertaking and which acknowledges a loan to the कंपनी। दूसरा क्या है? पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट आर द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस टू दैट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। ठीक है, public deposit are the next important source of finance to that of shares and debentures.
The public is asked to deposit the money in the firm for a fixed period varying from 1 to 3 years which may be renewed. ठीक है, पब्लिक से पैसे मांगे जाते हैं ताकि कितने साल के लिए, 1 से 3 साल के लिए, जो कि आगे रिन्यू भी कर सकते हैं. The rate of interest paid is generally from 11 to 15% which varies according to length of time from which the money is deposit. ठीक है, 11 से 15% का इनको इंटरेस्ट भी दिया जाता है. जो लोग पैसा लगाते हैं उस कंपनी में, पैसा देते हैं समय समय पे, उनको इंटरेस्ट भी दिया जाता है ताकि मतलब कि आखिर का पैसा वो किस लिए लगा रहे हैं, ताकि उससे कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकें. If a depositor so desires, he can withdraw the money before the expiry of time, losing some interest. उससे जैसे कि बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट कराते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट में यही होता है कि आप पैसा जमा करते जाते हैं और हर 3 महीने पे या 6 महीने पे आपको इतना पैसा जमा करना है, और अगर आपका जब मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है, जब समय आ जाता है, तो उतने पे आपको इतना इंटरेस्ट मिलता है. लेकिन अगर आप उस फिक्स डिपॉजिट को पहले ही निकाल लेते हैं तो जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिल रहा था वो कम हो जाता है. जैसे जो 15% मिलने वाला था वो अब 15 ना मिल के 8 या 9% ही मिल पाएगा. ठीक है, इस तरह से जो पब्लिक से पैसा लिया जाता है उसे शेयर मार्केट्स में लगाया जाता है या फिर कंपनी के ग्रोथ में लगाया जाता है, और उसके बदले उन्हें कुछ इंटरेस्ट, मतलब कि उस जो पैसा उन्होंने दिया उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, कुछ समय के लिए. कॉमर्शियल बैंक्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैपिटल, मतलब कि अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना चाहता है तो सबसे पहले उसे कॉमर्शियल बैंक से लोन लेना पड़ेगा, पैसे लेने पड़ेंगे. ठीक है, अगर उसके पास पैसे नहीं हैं तो दे मेक एडवांसेस टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में वो पैसा देते हैं, पहला तो वो देते हैं लोन के फॉर्म में. ठीक है, दूसरा वो देते हैं कैश क्रेडिट के फॉर्म में, तीसरा वो देते हैं हाइपोथिकेशन के फॉर्म में, चौथा वो देते हैं प्लेज के फॉर्म में, फिर ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में, और फिर लास्ट परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, पहला क्या बताया मैंने, लोन, दूसरा बताया कैश क्रेडिट, तीसरा बताया हाइपोथिकेशन, चौथा बताया प्लेज, उसके बाद ओवरड्राफ्ट, फिर परचेजिंग एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज. अब आते हैं जो चौथा है एक्सटर्नल सोर्सेज में, वो क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफन प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज. ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो एक बहुत ही ज़रूरी रोल प्ले करते हैं किसी भी इंडस्ट्री को डेवलप करने में. दीज इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल. ये क्या इंस्टीट्यूशन क्या है, प्रोवाइड कराते हैं मीडियम और लॉन्ग टर्म कैपिटल जनरली टू द प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, जनरली जो है प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को, बट समटाइम्स टू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑल्सो. ठीक है, दे स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड ए इंडस्ट्रियल फाइनेंस कोऑपरेशन ऑफ इंडिया IFCI. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके नाम कुछ दिए हुए हैं, कौन कौन से हैं वो, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज ICICI, तीसरा है नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज NIDCI, चौथा है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो कि है IDBI, पांचवा है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, छठा है स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दैट इज SIDC, उसके बाद है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दैट इज LIC, और लास्ट है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया दैट इज UTI.
अगर शॉर्ट टर्म में सबकी बात करें तो आपका हो गया IFCI, ICICI, NIDCI, IDBI, SIDC, LIC, UTI, SFC। ठीक है, ये कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जो कि फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं इंडस्ट्रीज को उनके डेवलपमेंट में। नेक्स्ट है ट्रेड क्रेडिट। व्हेन एनीबडी सेल्स गुड टू इट्स कस्टमर्स, मे बी मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू रिटेलर और टू कंज्यूमर, दे अलाउ क्रेडिट टू द बायर्स विच दे देमसेल्व्स गेट फ्रॉम देयर सप्लायर्स। ठीक है, मतलब कि ट्रेड क्रेडिट देना। अगर कोई होलसेलर के यहाँ से कोई रिटेलर सामान ले जा रहा है तो हो सकता है कि वो उधार में ले जाए। ठीक है, मतलब कि पैसा कुछ दिन बाद उसको दे। ठीक, दिस टाइप ऑफ क्रेडिट इज ऑल्सो नोन एज ट्रेड क्रेडिट। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रेड क्रेडिट कहते हैं। द यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ सच क्रेडिट इज 30 to 90 days। मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम कि कोई होलसेलर ने उधार दिया किसी रिटेलर को तो वो भूल जाए, उसके लिए एक समय निर्धारित रहता है, और अगर वो उस समय पे निर्धारित समय पे पैसा नहीं दे पाता है वो रिटेलर, तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगता है समय के अनुसार। ठीक है, जैसे जितना समय बढ़ता जाएगा उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर बढ़ता जाएगा उस अमाउंट पे। It is granted to the buyers on open account without any security on the goodwill and repayable capacity of the buyer। ठीक है, मतलब कि ये क्या होता है, बायर्स द्वारा जो मतलब कि जो खरीदार होता है उसके द्वारा एक बिना सिक्योरिटी के ही ये पैसा दिया जाता है, लेकिन किस बेसिस पे? उसके गुडविल पे, जो रिटेलर है उसके गुडविल पे उसे पैसा दिया जाता है, और उसकी कैपेसिटी को देखते हुए ही होलसेलर उसे पैसा देता है, जैसा उसका मार्केट में रेपुटेशन है उसी हिसाब से। तो आपका यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द अकाउंटेंसी। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। When a person starts any business, large or small, his main aim is to earn money. He purchases the goods at certain prices and sell them at higher prices। ठीक है, जब कोई पर्सन बिजनेस स्टार्ट करता है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसका मेन एम क्या होता है कि वो पैसा अर्न कर दे। ठीक है, he purchases the goods at certain prices and sell them at higher prices। वो क्या करता है, कम उस पर खरीदता है और उस पर प्रॉफिट रख के उस सामान को बेचता है। Thus the difference in the purchase price and sale price is his profit। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो क्या है, वो सेल प्राइस पे जो प्रॉफिट कमा रहा है, परचेज तो कम पे किया होगा और बेचा कितने पे होगा, ज़्यादा पे। ठीक है, तो उसका जो परचेज प्राइस है और सेल प्राइस है दोनों अलग अलग है। एवरी बिजनेसमैन बाइज एंड सेल्स गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। एवरी बिजनेसमैन बाइज एंड सेल गुड्स फॉर कैश एज वेल एज ऑन क्रेडिट। ठीक है, या तो कोई हर बिजनेसमैन क्या करता है, जो गुड्स है, जो सामान है, खरीदता है, या तो कैश दे के खरीदता है या तो ऑन द क्रेडिट खरीदता है। ही रिसीव्स मनी फ्रॉम पर्सन्स हु बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हिम एंड पेज द मनी टू दोज फ्रॉम whom he himself bought on credit। ठीक है, जिनको उसने सामान बेचा है वो भी उससे क्रेडिट पे ले गए होंगे, तो जब उनसे पैसा मिलता है तो वो उन्हें पैसा देता है, वो बायर जिनसे उसने लिया है क्रेडिट पे सामान। ठीक है, इसी तरह से बिजनेस चलता है। These purchases and sales receipts and payments are known as business transaction। इसी को क्या कहते हैं, परचेज करना, ठीक है, सेल करना, रिसिप्ट या पेमेंट करना, ये क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाता है। Since every businessman does a number of transactions daily with a large number of person, it is not possible for him to remember all the transactions. Therefore, a proper record of this transaction is maintained, which is known as bookkeeping, and in wider term, it is known as accountancy। ठीक है, हर दिन का जो लेखा जोखा है ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है हर किसी के लिए,
तो इसके लिए क्या है, इसके लिए इसके लिए जो रिकॉर्ड है, बुक कीपिंग रिकॉर्ड है वो बनाया गया है, या ओवरऑल इसको हम क्या कह सकते हैं कि अकाउंटेंसी, मतलब कि एक हम अकाउंटेंट रखते हैं। जैसे पहले क्या होता था, कहा जाता था ना कि लोग अपने यहाँ मुनीम रखते हैं। मुनीम क्या करते थे, जो लेखा जोखा होता है, जो हर चीज़ का, पैसे का, ठीक है, या फिर जो भी है वो मैनेज करते थे, वो एक तरह से मुनीम कहते हैं उनको। तो अकाउंटेंसी का काम अब उनको क्या कहते हैं, अकाउंटेंट कहते हैं, ना कि मुनीम कहते हैं। Accountancy may be defined as the language of communicating business transaction and finance information about the business. It is an art of recording the business transaction in the book of account in a systematic and scientific manner so as to show a trade and fair picture of the business on any particular day and to keep a permanent record of business transactions. ठीक है, ये क्या करते हैं कि उसका फेयर रिकॉर्ड दिखाते हैं, मतलब कि कितने अच्छे से वो ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है, कितना प्रॉफिट कमा रहा है, कितना क्या ट्रांजैक्शन है उसके, कितना पैसा गया, कितना पैसा आया, वो सब किसमें हमें पता चलता है, इस अकाउंटेंसी के थ्रू पता चलता है। ठीक है, और इसमें हमें परमानेंट रिकॉर्ड भी पता चलता रहता है कि मतलब कि किस साल में कितना प्रॉफिट हुआ, किस साल में कितना लॉस हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, ये सारी चीज़ें उसमें पता चलती रहती हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी: टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन। ऑब्जेक्ट्स क्या है इसका, ये जान लेते हैं। टू प्रोवाइड नॉलेज ऑफ ट्रांजैक्शन की मतलब कि ट्रांजैक्शन कैसा चल रहा है, किस तरह का ट्रांजैक्शन चल रहा है, ठीक है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया किसी ऑर्गेनाइजेशन से। सेकंड है टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट क्रेडिटर्स, डेबिटर्स एंड ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशंस। ठीक है, जो क्रेडिटर्स हैं, जो क्रेडिट पे सामान ले गए हैं, या फिर जो डेबिटर्स हैं जिनको पैसा देना है, उनके बारे में और ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में वो नॉलेज देता है। टू फाइंड आउट टोटल परचेजेस, टोटल सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, टोटल परचेज कितना हुआ, टोटल सेल कितना हुआ किसी सामान का, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो। टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और लॉस मेड ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर फाइनेंशियल पीरियड। ठीक है, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब भी हमें उससे पता चलता रहता है। टू प्रोवाइड नॉलेज अबाउट कैपिटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म एट एनी पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, नॉलेज प्रोवाइड करता है कैपिटल एसेट्स के बारे में और लायबिलिटीज़ के बारे में, जो फर्म है उसके बारे में। ठीक है, मतलब कि अगर कोई फर्म क्रेडिट पे सामान ले गया है तो वो कितना लायबल है, क्या समय पे पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें उससे पता चलती रहती हैं, और कितना पैसा आ रहा है। टू प्रोवाइड रेडी इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल इंटरेस्टेड पार्टीज़। ठीक है, या फिर जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन पे, उनके बारे में भी पता चलता रहता है उससे। अब आते हैं अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स पे। अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक एजम्पशन और कंडीशन अपॉन विच द साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड इज नोन एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो बेसिक एजम्पशन या कंडीशंस हैं जिस पर अकाउंटिंग का साइंस डिपेंड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। द वेरियस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आर गिवन बिलो। पहला है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो पहला है हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। दूसरा है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तीसरा है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। चौथा है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। पांचवा है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। छठा है एक्चुअल इवेंट कॉन्सेप्ट। सातवां है गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। आठवां है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। और नौवां है एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ACCRUAL, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो पहला आते हैं, पहला जो पॉइंट है हमारा, पहला जो वो है वो कौन सा है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आइए जानते हैं इसके बारे में। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट एंटिटीज। ठीक है, and we used to record the transaction concerning the business and not that of businessman। जो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है हम उसे ही सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं, ना कि बिजनेसमैन से रिलेटेड जो है हम उससे रिकॉर्ड करते हैं। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो बिजनेस है और बिजनेसमैन है वो दो अलग अलग एंटिटी है।
Therefore, if the businessman brings something in the business or takes away anything from the business, this has to be recorded in the books. अगर बिजनेसमैन कुछ भी मतलब कि लाता है बिजनेस में, कुछ भी चीज़ें ऐड करता है बिजनेस में, या फिर अगर उस बिजनेस से उस वहाँ से अपने दुकान से कोई प्रोडक्ट ले जाता है, तो वो सब कुछ रिकॉर्ड होना चाहिए उस बुक में. Without such a distinction, the affairs of the firm will be all mixed up with the private affairs of the proprietor and true picture of the firm will not be available. अब मान लीजिए कि अगर वो दुकानदार जो है, वो मालिक जो है, वो अपने यहाँ से कोई सामान ले जा रहा है घर पर, ठीक है, तो और अगर वो चीज़ खुद नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, खुद के बुक में नहीं रिकॉर्ड कर रहा है, तो एक समय आएगा कि ऐसा ही वो सामान घर लेते जाएगा हमेशा, और वो बुक्स में रिकॉर्ड ना होने की वजह से जो है उसे पता नहीं चल पाएगा कि आखिरकार उसे कितना प्रॉफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है, क्योंकि वो सामान तो ग्राहक नहीं ले जा रहा है, ग्राहक नहीं ले जा रहा है तो उसे प्रॉफिट नहीं हो रहा है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए. Without such thus the concept of separate entity is applicable to all the forms of business organization. ठीक है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप और अ कंपनी. नाउ ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड जो पार्ट है. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज टू एस्पेक्ट. ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं. वन दैट ऑफ डेबिट एंड अदर दैट ऑफ क्रेडिट. ठीक है, जैसा पहला होता है वो डेबिट होता है और दूसरा जो होता है वो क्रेडिट होता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड चेंज brought about by such transaction may be in the same direction or in the opposite direction. ठीक है, we can say that every debit has corresponding credit and change brought about by each transaction may be in the same direction or in the opposite direction. For example, if a concern has acquired raw material, machinery or equipment, it means the firm has given some other asset such as cash or kind. The property is owned like land, building, machinery, furniture, raw materials and finished goods. Bank cash and bills to be received by the business organization are known as assets, and the loans, bank drafts, creditors, bills to be paid, outstanding expenses, etc. are the liabilities of the business organization. ठीक है, जो प्रॉपर्टी ओन्ड है, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गया, फिनिश गुड्स हो गए, बैंक कैश, बिल्स हो गए. ठीक है, जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिसीव किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एसेट्स कहलाते हैं. ठीक है, और जो लोन्स हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स हैं जो कि पे करने हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, ये क्या है? लायबिलिटीज है बिजनेस के. ठीक है, उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लायबिलिटीज है, मतलब कि लायबिलिटीज मतलब जिम्मेदारियां हैं. ठीक, द एसेट्स एंड द कैपिटल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिटरमाइंड एट एनी टाइम फ्रॉम द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है, जो एसेट्स है या कैपिटल है किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, हम उसे किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं? फॉर्मूला उसका दिया हुआ है. वो फॉर्मूला क्या है देखते हैं. एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस capital and capital is equal to asset minus liability. In other words, capital, that is owner's share, is what remains to the owner when all liabilities are paid off from available assets of the business. A business shows income or profit if there has been an increase in the owner's share of the assets of the firm, but not if the owner contributes money from himself. If the liabilities of the business are more than the assets, then the business is considered in loss. अगर लायबिलिटी जो है वो एसेट से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बिजनेस क्या है? काफ़ी लॉस में जा रहा है. ठीक है, और बिजनेस जो है इनकम या प्रॉफिट तब अर्न करती है जो कि ओनर्स के शेयर. ठीक है, अगर जो ओनर्स की इक्विटी है वो ज़्यादा लगती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जो बिजनेस में पैसा लगा रहा है
अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगा रहा है तो काफ़ी बड़े स्तर पर वो बिजनेस को एक्सपेंड करने का मौका मिलेगा और जो मतलब कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा अर्न होगा, इनकम भी ज़्यादा होगी। थर्ड जो है वो है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अ पीरियड इज फिक्स्ड फॉर प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एक पीरियड फिक्स्ड है जिसके अंतर्गत हमें अकाउंट जो है बिजनेस का बना लेना है। ठीक है, जनरली ए पीरियड ऑफ 12 मंथ इज कंसिडर्ड फॉर विच अकाउंट्स आर मेंटेन। मोस्टली 12 महीने का एक अकाउंटिंग पीरियड होता है जिसमें कि जो भी उसके अकाउंट्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस या फिर प्रॉफिट्स लॉस जो भी है उसमें सब कुछ मेंशन रहता है। दिस पीरियड ऑफ 12 मंथ इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। इसी को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं, जो कि मोस्टली होता है 31 मार्च को हर ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स में। A cut-off date is also fixed, which is generally 31st March of every year for all business purposes. ठीक है, हर बिजनेस पर्पस के लिए मोस्टली 31st मार्च ही कंसिडर्ड किया जाता है, जैसा मैं अभी बता रहा था। Even the government has also fixed 31st March as cut-off date for preparing the account of its department. ठीक है, जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो भी यही डेट लेके चलती है। The last day of an accounting period is known as accounting date. जो लास्ट डेट होता है अकाउंटिंग पीरियड का वो क्या कहलाता है? अकाउंटिंग डेट कहलाता है, मतलब 31st मार्च। At this time the management prepares income statement. इस समय क्या करता है जो मैनेजमेंट है वो प्रिपेयर करता है इनकम का स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट टू शो द रिजल्ट्स ऑफ बिजनेस ऑपरेशन विद इन होल ईयर। ठीक है, these results can be compared with the result of previous years from where the loss or gain in the particular year may be determined. इसको किस लिए किया था? ताकि कंपेयर किया जा सके कि कितना प्रॉफिट और कितना लॉस पिछले साल में या उसके पिछले साल में हुआ है। अकाउंटिंग पीरियड हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग द इनकम टैक्स टू बी पेड। अकाउंटिंग पीरियड इसमें हेल्प करता है कि कितना इनकम टैक्स पे करना है, सेल्स टैक्स टू बी पेड, कितना सेल्स टैक्स पे करना है, बोनस एंड अदर इंसेंटिव्स, बोनस कितना पे करना है, कितने इंसेंटिव पे करना है, टू बी गिवन टू द एम्प्लॉयज, एनी करेक्टिव एक्शन टू बी टेकन एंड फ्यूचर प्लानिंग फॉर द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस एट एक्स्ट्रा। ठीक है, या फिर क्या फ्यूचर प्लानिंग करना है, क्या करेक्टिव एक्शन लेना है बिजनेस से रिलेटेड। In a partnership firm, the limited company, all the partner and shareholders are interested in regular reports and accounts at proper interval to know how things are going on. This means that the final accounts must be prepared on a periodical basis rather than waiting till the business is terminated. ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं या फिर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें भी ये पता होना चाहिए कि कंपनी किस स्तर पे चल रही है, प्रॉफिट कर रही है या फिर लॉस में जा रही है। हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, मतलब कि क्या चल रहा है कंपनी में। दिस मीन्स दैट द फाइनल अकाउंट्स must be prepared on a periodical basis rather than waiting till the business is terminated. A period of more than 1 year is not considered because it reduces the utility of accounting data. एक साल से ज़्यादा कभी भी अकाउंटिंग सेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द ट्रांजैक्शन according to this concept all the events and transaction are recorded in the books of account in terms of money only in whatever currency it may be and not according to items, though the quantitative records of these items are also kept but separately. ठीक है, though the quantitative record of these items are also kept but separately. मतलब कि इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो भी इवेंट्स या ट्रांजैक्शन हुए हैं वो किस में रिकॉर्ड किए जाते हैं? अकाउंट बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। किस रिस्पेक्ट में? मनी के रिस्पेक्ट में, पैसे के रिस्पेक्ट में, ना कि ठीक है जैसे कि जो करेंसी चल रही है उस करेंसी के हिसाब से किया जाता है, ना कि किसी आइटम से रिलेटेड, मतलब कि किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड का कोई रिकॉर्ड रखते हैं लेकिन उसको सेपरेटली रखते हैं। और मनी का जो हिसाब किताब है, पैसे का जो हिसाब किताब है वो अलग होता है।
मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है और काफ़ी आसान है, ठीक है, समझने के लिए, जिससे कि हम बिजनेस की पोजीशन को समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ द फॉलोइंग आइटम्स: फर्स्ट, लैंड 2 acre, सेकेंड, डबल स्टोरी बिल्डिंग, थर्ड, टैबलेट मेकिंग मशीन, फोर्थ, अदर मशीन्स 15, ट्रक्स कितने हैं? 3 हैं, फर्नीचर कितने हैं? 20 हैं नंबर्स में, रॉ मटेरियल कितने हैं? 500 kg है, कैश कितना है? 20,000 है। द अबव मेंशन्ड आइटम डू नॉट कन्वे एनी कॉन्क्रीट आइडिया अबाउट द एसेट द बिजनेस एंटरप्राइज ओन्स, बट if they are expressed in term of money and the total sum of money will give the actual position of the asset of the business enterprise as given below। क्या ये जो भी अभी तक मैंने बताया है कि लैंड जो है 2 एकड़ का है, टैबलेट मेकिंग मशीन 10 है, जो अदर मशीन है 15 है, ट्रक 3 है, फर्नीचर जो है 20 है नंबर में, रॉ मटेरियल 500 kg है, कैश जो है 20,000, ये कहीं से भी ये बता रहा है कि कितना टोटल सम ऑफ मनी लगा है, इन्वेस्ट कितना हुआ है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? जी नहीं बता रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है, अब अगर हम इसका फिर से डाटा बनाएंगे इन द रिस्पेक्ट ऑफ मनी, तो वो क्या बनेगा? वो बनेगा लैंड 2 acres 5 लाख रुपीज़, ठीक है, 5 लाख का ज़मीन हो गया। डबल स्टोरी बिल्डिंग 2,50,000 रुपये का डबल स्टोरी बिल्डिंग हो गया। टैबलेट मेकिंग मशीन 10 हैं, कितने के हैं? 50,000 रुपये के। अदर मशीन जो हैं 15 हैं, कितने के हैं? 80,000 रुपये के। ट्रक्स जो हैं 3 हैं, कितने के हैं? 5 लाख रुपए के। फर्नीचर जो है 20 है नंबर में, कितने के हैं? 10,000 रुपये के। रॉ मटेरियल 500 kg, कितने के हैं? 15,000 रुपये के। कैश कितने के हैं? 20,000 रुपये के। टोटल मिला के हो गया आपका 14,25,000 रुपये, ठीक है, जो कि इन्वेस्ट हुए हैं किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। तो मनी के रिस्पेक्ट में ही हम सब कुछ देखते हैं, ना कि उसके क्वांटिटी के हिसाब से। फ्रॉम द अबव टेबल इट इज क्लियर दैट द एंटरप्राइज ओन एसेट्स वर्थ ₹14,25,000, ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट पे। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। जो भी कम रहता है ट्रांजैक्शन हम उस पे देखते हैं। अगर मार्केट प्राइस कम है तो हम उस पे देखेंगे ट्रांजैक्शन को, अगर कॉस्ट प्राइस कम है तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। सपोज अ फर्म परचेजेज अ पीस ऑफ लैंड ऑफ ₹2 लाख बट द करंट मार्केट प्राइस इज ₹3 लाख फॉर द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है। कोई 2 लाख में जमीन खरीदा है किसी ने और उसकी जो प्राइस इस समय है वो 3 लाख हो गई। द अमाउंट फॉर द परचेज ऑफ लैंड विल बी रिकॉर्डेड एज ₹2 लाख एंड नॉट 3 लाख। 2 लाख ही रिकॉर्ड होगा, ना कि 3 लाख। In the case of machinery, the asset is recorded at cost at the time of its purchase but is systematically reduced in its value due to depreciation. This is one of the most important concepts as it prevents arbitrary values being put on transaction, chiefly those resulting in acquisition of assets. ठीक है। मशीनरी के केस में क्या होता है, जो एसेट है उसको रिकॉर्ड किया जाता है जब उसको हमने परचेज किया है जिस दाम पे उस दाम पे, पर वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है क्योंकि उसकी वैल्यू जो है वो घटने लगती है, ठीक है। ज़मीन की वैल्यू तो हमेशा बढ़ेगी, लेकिन जब कोई मशीन आप खरीदते हैं, जैसे अगर कोई वॉशिंग मशीन खरीदता है तो वॉशिंग मशीन समय के अनुसार क्या होता है, धीरे धीरे उसकी वैल्यू घट जाती है। अगर आपने उस वॉशिंग मशीन को 15,000 में खरीदा है तो आप उसे 15,000 में नहीं बेच सकते 2 साल बाद। उसे आप अगर बेचना भी होगा तो 10,000 से या 7-8 हज़ार से ज़्यादा में नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या हो गई है, वो घट गई है। एक्चुअल इवेंट कॉन्सेप्ट 6 जो है वो है आपका एक्चुअल इवेंट कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एन एंट्री इज टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ओनली व्हेन एन इवेंट टेक प्लेस, ठीक है। हम कब उस एंट्री को करते हैं, जब वो जो घटना है वो घटित हुई है, ठीक है। नो एंट्री शुड बी मेड इन द बुक्स अनलेस एंड अंटिल द ट्रांजैक्शन इज फाइनलाइज्ड। कोई भी एंट्री नहीं होना चाहिए बुक्स में जब तक कि ट्रांजैक्शन फाइनलाइज नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन फाइनल नहीं हुआ है।
ठीक है, तब तक उसमें कोई भी एंट्री नहीं होनी चाहिए। गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट, अब जो 7th वन है वो है आपका गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज एज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर एन इनडेफिनिट पीरियड एंड द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये एज्यूम किया जाता है कि जो बिजनेस है वो इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा और जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड किया जाएगा फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। A firm is going to be concerned when the enterprise has neither the intention nor the necessity to wind up its affairs or decrease the scale of its operation. A firm is going to be said to be going concerned when an enterprise has neither the intention nor the necessity to wind up its affairs or decrease the scale of its operation. On the basis of this concept, the outside parties will supply the goods and services and enter into long-term contracts such as giving loans, investing funds in long-term securities and giving goods on credit to the firm. But when the concern is not a going concern and is to be liquidated, then all the outside parties will stop the business transaction with the gone concern. Therefore, the business should go on and continue to operate at its present scale. ठीक है, इसके बेसिस के, इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आपने जो आउटसाइड पार्टीज होती हैं वो क्या करती हैं, वो गुड्स की सप्लाई करती हैं और सर्विसेज की एंड इंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और उस ऑर्गेनाइजेशन से लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे जुड़ जाती हैं। ठीक है, किस बेसिस पे? बाय गिविंग देम लोन्स, उस ऑर्गेनाइजेशन को लोन प्रोवाइड करती हैं, फंड इन्वेस्ट करती हैं, ठीक है, उनको गुड्स देती हैं क्रेडिट पर, इस तरह से। बट व्हेन द कॉन्सर्न इज नॉट अ गोइंग कॉन्सर्न एंड इज टू बी लिक्विडेटेड देन ऑल आउटसाइड पार्टी विल स्टॉप द बिजनेस ट्रांजैक्शन विद द गोइंग कॉन्सर्न। ठीक है, लेकिन अगर कोई जो कॉन्सर्न है वो लिक्विडेटेड नहीं है, वो मतलब कि सही नहीं है, अपने आप को सही वे से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि जो अदर पार्टीज हैं वो उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे पैसा नहीं खर्च करती हैं। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज कंसिडर्ड एज बीइंग अर्न्ड ऑन द डेट एट विच इट इज रियलाइज्ड ऑन द डेट when the goods are passed to the buyer either for cash or some other asset or for an agreement to pay in cash or kind. Similarly, revenue from services rendered is recognized when services have been performed to the satisfaction of the customer and he has to pay for it. This can be made clear by taking the following example. इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो रेवेन्यू है वो कंसिडर किया जाता है एज बीइंग अर्न ऑन द डेट एट विच इट इज रियलाइज्ड। ठीक है, ऑन द डेट व्हेन द गुड्स आर पास्ड टू द बायर आइदर फॉर कैश और सम अदर एसेट। जिस रेवेन्यू किस हिसाब से जुड़ा जाता है? जिस दिन की गुड्स जो है, जो सामान है वो किसी बायर को दिया जाता है, ठीक है, कैश के बदले और सम अदर एसेट, या फिर किसी एसेट के बदले। जैसे बैंक क्या करती है, बैंक क्या करती है, अगर प्रॉपर्टी के कागज रखवाती है तब आपको लोन देती है। ठीक है, तो एसेट्स की बात यहाँ पे यही है। या फिर अगर आप कैश देते हैं, अगर वो पर्सन कैश देता है तब आप उसको कोई भी गुड्स देते हैं, जो कि बायर है वो कैश देता है तब आप उसको कोई गुड देते हैं, मतलब कि तब कोई आप उसको सामान देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट देते हैं, तो उस समय से जो रेवेन्यू है वो कंसिडर की जाती है। Similarly, revenue from services rendered is recognized from services have been performed to the satisfaction of the customer and he has to pay for it. This can be made clear by taking the following example. चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। A dealer of Delhi passed an order for the purchase of good on 15th May 1995 to the manufacturer at Bombay. ठीक है, उसने ऑर्डर किया गुड्स के लिए, कहाँ पर? दिल्ली का एक डीलर था, उसने बॉम्बे में ऑर्डर किया, ठीक है, किस डेट में? 15 मई 1995 में। द मैन्युफैक्चरर डिस्पैच द गुड्स ऑन 3 जून 1995।
उसने कब उस सामान को डिस्पैच किया? 3 जून को। 15 मई को उसने भेजा ऑर्डर और 3 मई को उसने ऑर्डर जो है डिस्पैच कर दिया। द पेमेंट वॉज रिसीव बाय द मैन्युफैक्चरर ऑन 20 जून। किस दिन रिसीव हुआ? 20 जून को उसके पास रिसीव हुआ, जो दिल्ली वाला था, ठीक है, उसके पास 20 जून 1995 को वो सामान रिसीव हुआ। इन दिस केस द रेवेन्यू वॉज नाइदर रियलाइज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर दैट इज 15 मई 1995। जो रेवेन्यू है वो रियलाइज तब से नहीं किया गया, जैसे कि 15 मई को दिया गया तब से उसका रेवेन्यू नहीं रियलाइज किया गया। नॉर द डेट रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ठीक है, नॉर द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, ना कि 20 जून को, बट इट इज रियलाइज फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ गुड 3 जून। पर कब से उसको कंसिडर किया गया उसके रेवेन्यू को? जब से वो माल वहां से डिस्पैच हुआ, मतलब कि 3 जून 1995। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इट इज क्लियर दैट रेवेन्यू इज नाइदर अर्न्ड when as order is received nor when the payment is received, but is deemed to have been earned when the goods are actually dispatched to the customer। जब जो सामान है जब वहाँ से सप्लायर के यहाँ से निकल चुका, ठीक है, डिस्पैच हो चुका, उसी समय से जो है हम जो है रेवेन्यू को एज्यूम करते हैं, ठीक है, रेवेन्यू को कंसिडर करते हैं। 8th है accrual concept, ACCRUAL। Accrual concept means that all transactions or events not yet settled in cash must be taken into account, ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स हुए हैं जो कि अभी सेटल नहीं हुए हैं कैश में, उनको भी अकाउंट में रखना चाहिए। Similarly, the cost of goods purchased must be recorded in the year in which the liabilities are incurred, regardless of when the payment is made. For example, if one borrows 50,000 at the rate of 10% per annum, मतलब कि कोई अगर पैसे ले रहा है किसी से 50,000 रुपये और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% है पर एनम मतलब पर एनुअल। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब कि साल के बाद में ₹5,000 विल बिकम ड्यू एज इंटरेस्ट। कितना हो जाएगा? 10% के हिसाब से 5,000 रुपये उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। इफ़ द अमाउंट इज पेड द रिकॉर्ड विल सर्टेनली शो इट। जैसे ही अमाउंट पे होगा वो रिकॉर्ड जो है उसको शो करने लगेगा। इफ़ हाउएवर द अमाउंट इज नॉट येट पेड, अगर वो अमाउंट नहीं पे हुआ, देयर इज द लायबिलिटी टू पे द अमाउंट विच मस्ट बी रिकॉर्डेड। तो ये जिम्मेदारी जो है उसकी बन जाती है कि वो उस अमाउंट को पे करे और ये रिकॉर्ड होना चाहिए। हेंस देयर विल बी नो इंक्रीज इन एसेट्स बट इट विल बी रिकॉर्डेड एज लायबिलिटी, ठीक है। ये हम एसेट्स में नहीं दिखाएंगे, एसेट्स के इंक्रीज होने में नहीं इसको शो करेंगे, बल्कि किस में हम इसको शो करेंगे? लायबिलिटी में शो करेंगे। ये किस में रिकॉर्ड होगा? लायबिलिटी में रिकॉर्ड होगा। एक्यूड एक्सपेंसेस और अमाउंट येट टू बी पेड इज रिकॉर्डेड एज एक्यूड लायबिलिटी, ठीक है। एक्यूड एक्सपेंसेस और अमाउंट येट टू बी पेड इज रिकॉर्डेड एज एक्यूड लायबिलिटी एंड एक्यूड रेवेन्यूज और अमाउंट टू बी रियलाइज्ड इज रिकॉर्डेड एज एक्यूड एसेट्स इन द बैलेंस शीट। नाउ अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। The custom or tradition which must be followed in accountancy while preparing the accounting statements are known as accounting convention, ठीक है। जो कस्टम या ट्रेडिशन हम फॉलो करते हैं जब हम अकाउंटेंसी करते हैं, अकाउंटेंसी बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, या फिर जो अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स बनाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग कन्वेंशन कहते हैं। द इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग कन्वेंशन आर गिवन बिलो। कौन कौन से इम्पोर्टेंट अकाउंटिंग कन्वेंशन है? फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, दूसरा है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, थर्ड है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेशन। अब आते हैं पहला जो है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी द अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड रिमेन द सेम फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है कि जो अकाउंटिंग प्रैक्टिस है वो क्या होना चाहिए? एक साल या फिर जो अनदर साल है उसके लिए सेम होना चाहिए, ठीक है। जो पहले साल है वही दूसरे साल में भी होना चाहिए, मतलब ये कंसिस्टेंट होना चाहिए। द कंपैरिजन ऑफ द रिजल्ट ऑफ वन अकाउंटिंग ईयर विथ अनदर
year is possible only if the convention of consistency is strictly followed. ठीक है, अगर हम कंपैरिजन तभी कर पाएंगे एक अकाउंटिंग ईयर का दूसरे अकाउंटिंग ईयर से जब जो है हमारी कंसिस्टेंसी और कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी स्ट्रिक्टली फॉलो होगी तभी. फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर शुड बी फॉलोड एवरी ईयर. ठीक है, जो प्रिंसिपल है वैल्यूइंग स्टॉक का, ठीक है, एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, जो कि किस पे पड़ रहा है, मार्केट प्राइस पे या फिर कॉस्ट प्राइस पे पड़ रहा है, जो भी लोअर है, शुड बी फॉलोड एवरी ईयर, उसे ही हमें फॉलो करना चाहिए हर साल. सिमिलरली इफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट इज प्रोवाइडेड, अगर उसी तरह किसी फिक्स्ड एसेट में डिप्रेशन आ रहा है ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, इट शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर टू गेट कंपेरेबल रिजल्ट. ठीक है, अगर डिप्रेशन आ रहा है तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो वो भी हर साल एक जैसा ही करना चाहिए ताकि हम उस साल से पिछले साल से इस साल को कंपेयर कर सकें. इट विल नॉट बी प्रॉपर टू वैल्यू स्टॉक अकॉर्डिंग टू वन मेथड फॉर वन ईयर एंड अकॉर्डिंग टू अनदर मेथड नेक्स्ट ईयर. ठीक है, it would make the financial statement unreliable to the person who use them. If a change become necessary, the change and its effect should be recorded clearly. सेकेंड है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड फुली एंड फॉर्मली एंड ऑल अकाउंटिंग स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर ऑनेस्टली. ठीक है, जो भी इसके हिसाब से जो भी डिस्क्लोजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो पूरी तरह से फुली और फॉर्मली डिस्क्लोज होना चाहिए और ऑल जो जितने भी अकाउंटिंग स्टेटमेंट हैं वो जो है पूरी तरह से ऑनेस्टली प्रिपेयर कर होने चाहिए. ऑल इंफॉर्मेशन विच इज मटेरियल इंटरेस्ट टू प्रोप्राइटर, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर एंड सप्लायर शुड बी डिस्क्लोज क्लियरली इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट. जो भी इंफॉर्मेशन है किससे रिलेटेड, मटेरियल इंटरेस्ट जो कि प्रोप्राइटर को जिस मटेरियल में इंटरेस्ट है उसका इंफॉर्मेशन, क्रेडिटर को जिस मटेरियल में इंटरेस्ट है उसका इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टर सप्लायर्स को, ठीक है, जिस मटेरियल में इंटरेस्ट है उसका इंफॉर्मेशन पूरी तरह से डिस्क्लोज होना चाहिए अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स में. ठीक है, यही होता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर. थर्ड है कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म. कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या है? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म मीन्स दैट अ ग्लूमी पिक्चर ऑफ द बिजनेस मस्ट बी गिवन ड्यू कंसिडरेशन. ठीक है, बिजनेस का एक ग्लूमी पिक्चर पूरी तरह से शो करना चाहिए और कंसिडर्ड करना चाहिए. कंजर्वेटिज्म इज अ पॉलिसी ऑफ caution or playing safe to safeguard against possible losses of business. कंजर्वेटिज्म का मतलब क्या होता है? कंजर्व करना मतलब कि चीज़ों से बच के रहना, अपने आप को काफ़ी ऐसा ना हो कि फिजूल खर्च, किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची हो. ठीक है, जिससे कि एक तरह से जो बिजनेस है वो सेफ जोन में चलेगा और किसी भी तरह की जो लॉसेज है बिजनेस में वो नहीं होने पाएगी. इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल पॉसिबल लॉसेज बट डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट. ठीक है, मतलब कि जितने भी पॉसिबल कंसिडरेशन हो सकते हैं वो सारे इसमें दिखाए जाते हैं, बट डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट.